हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजम्पशन के बारे में, प्रिजम्पशन इन स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसान होने वाला है। तो कंप्लीट अगर आपको पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। डिटेल नोट्स चाहिए तो यहाँ पे दूसरी लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिजम्पशन क्या होता है? मतलब जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं लोगों, तो कुछ डिफ़ॉल्ट एजम्पशंस होते हैं जो कोर्ट को मानने होते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन क्रिएट कर लेता है कोर्ट कि हाँ ये तो होगा ही, इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। पहले मान के चलो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे टेबल है और आप ना टेबल पे जाके बैठ गए। अब किसी रेस्टोरेंट में जाके आप टेबल पे बैठ गए हो और वहाँ पे एक वेटर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो पानी लेके आ जाता है आपके पास, आपको पानी सर्व करता है। ठीक है, आपको पानी की बोतल आके दे देता है। अब जब वो पानी की बोतल आपको देता है और आपने तो मंगाई भी नहीं थी और आपने तो उसको ऑर्डर भी नहीं किया था, तो वो क्या करता है, वो एक एजम्पशन सोच के चलता है। क्रिएट उसके माइंड में एक एजम्पशन होता है कि पानी तो देना ही होता है, पानी की तो ज़रूरत होती है। जब भी कोई आता है तो पानी तो सर्व करना ही है। ठीक है, तो ये एजम्पशन होता है। इस तरीके से अब इसको लॉ में अगर हम लेके चले, तो जब लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, जब जज उसको या फिर कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो कोर्ट पहले से ही सोच के चलता है कि पार्लियामेंट पढ़ता है, इंटेंशन उसकी जो होती है वो होती है कि जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की। तो जब जज इंटरप्रेट कर रहा होता है किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, किसी भी वर्ड को, तो वो पहले से ही सोच के चलता है कि जो लॉ बनाया है ना लेजिस्लेचर ने, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशंस होते हैं जो कोर्ट मानता है जब तक लॉ उसको क्लियरली मना ना करे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है प्रिजम्पशन इन स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन। मतलब आईयूएस में हम उसको प्रिजम्पशन बोलते हैं। प्रिजम्पशन क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट सारी चीज़ तो नहीं लिख सकता एक जगह, तो इसलिए प्रिजम्पशन की जरूरत पड़ती है। कोर्ट को गाइडिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है जब लास्ट साइलेंट और एम्बिगुअस हो। देखो, जब लॉ की वर्डिंग क्लियर होती है ना, तब तो इंटरप्रिटेशन होता ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन कब होता है? जब लॉ जो लिखा हुआ है वो अनक्लियर हो, डाउटफुल हो या फिर एम्बिगुअस हो, उस टाइम पे हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि फेयरनेस, सोवर्निटी और इंटरनेशनल हार्मोनी। आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। प्रिजम्पशन सीधी सी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो डिफ़ॉल्ट एजम्पशन होता है जो कोर्ट यूज़ करता है कि हाँ ये तो होगा ही। मतलब कि अगर लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, तो वो जब तक वो प्रूव नहीं होता अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो तब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है कोर्ट को फाइंड करने में लेजिस्लेटिव के इंटेंट को। ठीक है, और ये रेब्यूटेबल होते हैं, मतलब कि ये चेंज किया जा सकता है कभी भी अगर लॉ कहे तो। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्पज क्या होता है? ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो एक्ट आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है नहीं है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन इससे फेयर होता है। ये जजेज को रोकता है आर्बिट्रेली एक्ट करने में। ये मेंटेन करता है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। क्यों, कैसे करता है? क्योंकि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, तो वो सुप्रीम, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, क्योंकि वो उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो हम लेजिस्लेचर को मान के चलते हैं कि उनको ये पता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाएंगे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है लेजिस्लेटिव की सुप्रीमेसी। अगर हम एक डिफॉल्ट अजम्पशन से इंटरप्रेट करते हैं किसी भी लॉ को, तो वो क्या करता है? वो दिखाता है सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेशन और मेंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह। ठीक है, तो प्रिजम्पशन समझ में आ गया होगा होता क्या है। अब आगे और क्लियर हो जाएगा और डिफरेंट प्रिजम्पशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वही सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। जो भी लॉ पास किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जब तक वो प्रूव नहीं होता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उससे पहले वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जैसे कि क्रिमिनल ट्रायल में होता है, जब एक्यूज होता है ना, वो इनोसेंट जब तक माना जाता है जब तक गिल्टी प्रूव ना हो। सिमिलरली लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल जब तक माना जाता है जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव ना हो। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होता है जो चैलेंज करता है लॉ को। पार्लियामेंट पे नहीं होता है कि प्रूव करे कि वो ये लॉ वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये जो प्रिजम्पशन होता है ये एग्जिस्ट क्यों करता है? ताकि पार्लियामेंट की रेस्पेक्ट हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर हो, मतलब कि सबकी अलग अलग पावर होती है। जैसे लेजिस्लेचर की पावर होती है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव की होती है इम्प्लीमेंट, ठीक है, और जुडिशरी की होती है इंटरप्रेट करने की। तो कोर्ट रेस्पेक्ट करता है बाउंड्री की, ठीक है, ताकि इंटरफेयर ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन इसलिए भी होता है कि अगर कोर्ट स्टक डाउन करेगा, मतलब हटाएगा लॉज को, तो सारा लीगल सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्रिजम्पशन इसलिए भी जरूरी होता है। और प्रिजम्पशन इसलिए भी होता है कि जो पार्लियामेंट है ना, उनको पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एज्यूम किया जाता है, कोर्ट एज्यूम करता है कि पार्लियामेंट को पता है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ही बनाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रीडिंग डाउन और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो, लॉ दो तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, एक तो जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है, एक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है। जब हम किसी लॉ को देख रहे हैं तो हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो
कोर्ट ऑलवेज चूज करता है इंटरप्रिटेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ध्यान रखना, ठीक है। उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीडिंग डाउन और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन एन एंटायर लॉ, कोर्ट नैरो डाउन करता है उसके मीनिंग को, उसको बचाने के लिए। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कोई लॉ कहता है पुलिस कैन सर्च एनी हाउस, ठीक है, कोई भी हाउस पुलिस सर्च कर सकती है, बट ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 मतलब कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये चीज़ वॉयलेट करता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन द होल लॉ, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट कहता है हम लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे ये इंटरप्रेट करेंगे पुलिस कैन सर्च द हाउस ओनली विद रीजनेबल ग्राउंड एंड फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका मीनिंग नैरो डाउन कर दिया, ठीक। तो जो लॉ हमें पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा था उसका मीनिंग नैरो डाउन करके वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे पूरा लॉ बचा लिया जाता है उसका मीनिंग नैरो करके, ध्यान रखना। इस जो ये प्रिजम्पशन है इसकी लिमिट्स भी है। ये प्रिजम्पशन स्ट्रॉन्ग है बट एब्सोल्यूट नहीं है। प्रिजम्पशन ब्रेक हो जाता है जब लॉ क्लियरली डायरेक्टली वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को, जब लॉ वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्लियर हो, मतलब कि कोई रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस को सेव ही ना कर पाए, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये प्रिजम्पशन लिमिट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बलसारा 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज ऑलवेज ए प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट। जो बर्डन होता है ना वो उस पे होता है जो चैलेंज कर रहा है उसको प्रूव करने की कि ये वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उस पे, ठीक है। चरणजीत लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये अर्लीस्ट केस है ऑन दिस प्रिजम्पशन। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये उसका काम है इसको प्रूव करना, ठीक है। कोर्ट एज्यूम करेगी कि लॉ वैलिड है जब तक प्रूव नहीं होता है। RMDC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है अगर एक पार्ट मतलब लॉ का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो वही पार्ट उसका हटा दिया जाएगा, नॉट द होल लॉ, ठीक है। ये इटसेल्फ शो करता है प्रिजम्पशन को। सेव एज मच ऑफ द लॉ एज पॉसिबल, ठीक है, तो जितना पॉसिबल है उतना सेव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ऑथोरिटी और पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर ए केस, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, एक फैमिली कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है डाइवोर्स केसेज का, ये सुन नहीं सकती वो केसेज जो जैसे कि मर्डर केसेज वगैरह, और एक सेशन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है मर्डर केसेज का। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है हु हैज द पावर टू हियर दिस मैटर। अब प्रिजम्पशन क्या होता है, यहाँ पे प्रिजम्पशन कहता है हमें एज्यूम करना होता है कि जो नए लॉ बनेंगे ना वो टेक अवे नहीं करेंगे पावर ऑफ कोर्ट टू हियर द केस, ठीक है। जब तक लॉ क्लियरली डायरेक्टली नहीं कहता है ऐसा, कोर्ट एज्यूम करता है कि उनके पास अभी भी वो पावर है। जब लॉ बनता है तो कोर्ट एज्यूम करता है कि उनके पास अभी भी वो पावर है। नोबडी कैन स्नैच द पावर अवे विदाउट सेइंग इट वेरी लाउडली क्लियरली इन द लॉ, ठीक है। कोई नहीं छीन सकता, मतलब कि कोई नया लॉ बना तो कोर्ट पहले से ही एज्यूम कर लेगा कि ये जो फैमिली लॉ का केस है ना तो ये फैमिली लॉ में ही सोल्व होगा। मतलब कोर्ट इसको एज्यूम करता है कि उनके पास अभी भी ये पावर है। फेमस इंडियन केस लॉ दुल्लाबाई वर्सेज स्टेट ऑफ MP, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि टू टेक अवे कोर्ट जुरिडिक्शन द लॉ मस्ट से इट एक्सप्रेस टर्म, मतलब कि क्लियरली उनको कहना होता है, ठीक है, डायरेक्टली एंड क्लियरली कहना होता है। इट कैन नॉट बी एज्यूम्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम वेग वर्ड्स। अगर लॉ वेग है ना तो उससे हम एज्यूम नहीं करेंगे इसको। वेग है मतलब अनक्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है तो उससे हम एज्यूम नहीं करेंगे। उससे पहले एज्यूम कोर्ट यही करेगा कि उसके पास अभी भी पावर है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैच्यूज। लॉ जनरली बनाया जाता है आगे के लिए, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड लॉ होता है मोस्टली, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है मोस्टली। प्रोस्पेक्टिव होता है जो फ्यूचर पे अप्लाई होता है, ठीक है, जब से वो लॉ आया उससे आगे से वो अप्लाई होएगा। रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो पास्ट पे भी अप्लाई होता है, गोइंग बैकवर्ड इन टाइम। तो प्रिजम्पशन कहता है कि एवरी नए लॉ अप्लाई होते हैं फ्यूचर पे, ठीक है, नॉट टू द पास्ट, जब तक लॉ क्लियरली नहीं कहता है कि ये कवर करेगा पास्ट को भी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये फंडामेंटली अनफेयर होता है पनिश करना उस पर्सन को जो टेक अवे करता है वेस्टेड प्रॉपर्टी राइट्स। वेस्टेड राइट्स वो राइट्स होता है जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं, पुराने लॉ के अंडर आपके पास थे वो, ठीक है। तो वेस्टेड राइट्स फॉर एन एक्शन दैट वाज कम्प्लीटली लीगल ऑन दे डिड इट, मतलब कि ये फंडामेंटली अनफेयर होता है पनिश करना उस पर्सन को और उसके राइट्स लेना उस एक्शन के लिए जो कम्प्लीटली लीगल थे उस टाइम पे जब वो लॉ नहीं था। जब तक कोई भी लॉ स्पेसिफिकली नहीं कहता है कि इस एक्ट शैल अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, तो जज एज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ अप्लाई होगा फ्यूचर में, ठीक है। कोई भी नया लॉ आएगा तो हम एज्यूम करेंगे कि ये फ्यूचर में होगा जब तक वो क्लियरली नहीं कहता कि ये पास्ट के एक्शंस पे भी अप्लाई होगा। तो एग्जांपल जैसे कि यू कैन नॉट बी जेल टुडे, जो आपने किया था 2015 में, क्योंकि ये उस टाइम पे क्राइम नहीं था, ठीक है। आप 2025 में कोई कानून बनाए आपको उस टाइम पे सजा दें तो ये गलत बात हो जाएगी ना। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 2014 का केस है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्राई किया था अप्लाई करने के लिए एक नया टैक्स सरचार्ज फॉर ए फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी पास हो चुका था बिफोर द न्यू टैक्स रूल वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब कि 2016 में मान के चलो टैक्स रूल आए
तो 2015 का टैक्स मांग रहे थे, ठीक है। तो जो 2015 का फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर के जो बैलेंसेस थे उन पे अप्लाई किया था टैक्स सरचार्ज, ठीक है। तो ये रूलिंग आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कंपनी के फेवर में। कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि अगर लॉ इम्पोज करता है न्यू बर्डन, लाइबिलिटी या फिर टैक्स, इट इज स्ट्रांगली प्रिज्यूम्ड कि ये प्रोस्पेक्टिव होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट कैन नॉट सरप्राइज सिटीजन्स विद पास्ट बर्डन्स। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने नोट किया था कि अगर नया लॉ बेनिफिट देता है और रिलीफ देता है सिटीजन्स को, तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली ताकि लोगों की हेल्प हो, ठीक है। अरे ये थोड़ा इस टाइप हो गया तो इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? रूल्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, जो कंट्रीज के बीच में रूल्स होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जिनको दोनों कंट्री प्रॉमिस करते हैं फॉलो करने के लिए, उनको होता है इंटरनेशनल लॉ। तो जो ये रूल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ट्रीटीज से या कस्टम से। प्रिजम्पशन क्या कहता है? जब कोर्ट पढ़ रहा होता है कोई भी इंडियन लॉ, तो ये एज्यूम करता है कि जो पार्लियामेंट है ना, उसकी इंटेंशन नहीं है ब्रेक करने की इंटरनेशनल लॉ और वायलेट करने की इंडिया के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। जब तक लॉ क्लियरली उसको ऐसा नहीं कहता, ये लाइन हर उसमें लगा लेना, ठीक है। तो सिंपल हम एज्यूम करते हैं कि इंडिया एक गुड मेंबर है वर्ल्ड कम्युनिटी का और फॉलो करेगा उसके इंटरनेशनल प्रोमिसेस, ठीक है। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 253 इसको सपोर्ट करता है, एक डीपीएसपी है। द स्टेट शेल ट्राई टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। आर्टिकल 253 ने पावर दिया पार्लियामेंट को कि वो बना सकता है लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है। मोस्ट फेमस केस आपको पता ही है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये लैंडमार्क केस है, मैं इसको 5, 6 या 7 बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ये लाइन मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखी है, ठीक है। हुआ क्या था, एक लेडी थी, उनका गैंग रेप कर दिया गया था क्योंकि वो रोकना चाहते थे चाइल्ड मैरिज को। उन्होंने जस्टिस की मांग की बट उनको नहीं मिला, ठीक है। कोई इंडियन लॉ भी नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूज की सीडो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वुमेन राइट, जिसको इंडिया ने भी साइन किया था, ठीक है। तो सीडो का यूज करके और प्रिजम्पशन का यूज करके कि इंडिया फॉलो करता है इंटरनेशनल कमिटमेंट, तो कोर्ट ने लेट डाउन की थी फेमस विशाखा गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो जब कोई इंडियन लॉ कंप्लीटली साइलेंट होता है तो कोर्ट यूज करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन को गैप को फिल करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ लिबर्टी। ये प्रिजम्पशन पर्सनल फ्रीडम के लिए है। जब लॉ अनक्लियर हो या फिर एम्बिगियस हो, ठीक है, कि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा पर्सनल की फ्रीडम को या लिबर्टी को, तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है इस तरीके से ताकि वो फेवर करे पर्सन की लिबर्टी को, ठीक है। नॉट इन फेवर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। जब कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउट है तो सेट द पर्सन फ्री। जैसे कि डाउट है, डाउट में से 2 चीज हमें लेनी है, ठीक है, तो हम ये चूज करते हैं कि सेट द पर्सन फ्री, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन किसके फेवर में होता है? लिबर्टी के फेवर में, ठीक है। फ्रीडम बाय डिफॉल्ट है, रेस्ट्रिक्शन को क्लियर जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रीडम एक नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। नोबडी इज बोर्न इन जेल, नोबडी इज बोर्न विद रेस्ट्रिक्शन, लिबर्टी इज योर डिफॉल्ट कंडीशन। अगर कोई लॉ चाहता है आपकी लिबर्टी को टेक अवे करना, तो उसे बिल्कुल क्लियर होना होता है, एक्सप्रेसली मेंशन होना चाहिए उस लॉ में, ठीक है। अगर लॉ वेग है या फिर अनक्लियर है तो कोर्ट आपको बेनिफिट देगा उस डाउट का और प्रोटेक्ट करेगा आपके फ्रीडम का, ठीक। फाउंडेशन इसका आर्टिकल 21 है ही, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन है किसकी? इस प्रिजम्पशन की। एक गोल्डन रूल होता है इस प्रिजम्पशन का, जो पिनल लॉज होते हैं या स्टैट्यूज होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो लिबर्टी, तो उनको इंटरप्रेट करना होता है स्ट्रिक्टली, मतलब कि नैरोली, इन फेवर ऑफ द पर्सन। अगर लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम को, तो सारे वर्ड्स उस लॉ के पढ़े जाने होते हैं राइटली और स्ट्रिक्टली। कोई भी डाउट या फिर कोई गैप है तो वो फेवर में जाएगा उस इंडिविजुअल के, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम की हो रही है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने मैसिवली एक्सपेंड किया था स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, कनेक्ट किया था इसको आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से, ठीक है। पिछली वीडियो में डेप्थ में पढ़ा है केस, देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट है प्रिजम्पशन अगेंस्ट मेंसरिया। जब एक लॉ क्रिएट करता है क्रिमिनल ऑफेंस बट वहां पे मेंशन नहीं होता है वेदर मेंसरिया इज रिक्वायर्ड, तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि मेंसरिया रिक्वायर्ड है। अगर किसी लॉ ने इंटेंशन की बात नहीं की है तो कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम करता है कि मेंसरिया जरूरी है। अगर लॉ कुछ भी नहीं कहता है अबाउट इंटेंशन, तो हम स्टिल एज्यूम करेंगे इंटेंशन जरूरी है कमिट करने के लिए क्राइम को। ध्यान रखना, वो जो एक्ट है ना, वो पर्सन को गिल्टी जब तक नहीं बनाएगा जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं होएगा। तो इसके लिए एक मैक्सिम यूज होती है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ठीक है। मतलब कि एक एक्ट जब तक पर्सनल को गिल्टी नहीं बनाएगा जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन एग्जिस्ट क्यों करता है? ताकि पनिशिंग समवन हु हैड नो इंटेंशन टू डू रॉन्ग इज डीपली अनजस्ट, ठीक है। ये प्रिजम्पशन प्रोटेक्ट करता है ऑनेस्ट को, इनोसेंट को और मिस्टेक्स को फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज क्राइम, ठीक है। स्वीट वर्सेज पार्सले 1970 का केस है। एक लैंड लेडी थी जिसने रेंट किया था अपना फार्म हाउस, टेनेंट ने उसको यूज किया था स्मोक करने के लिए कैनबिस, मतलब कि वीड वगैरह, बिना उसकी नॉलेज के। तो उसको चार्ज किया गया था अंडर ए लॉ जिसमें
इंटेंशन की कोई बात ही नहीं हुई थी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था कि सी इज नॉट गिल्टी, सी हैड नो नॉलेज नो इंटेंशन, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया यहाँ पे अप्लाई किया गया था, इवन व्हेन द लॉ इज साइलेंट अबाउट इट। तो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया अप्लाई होता है भले ही लॉ साइलेंट हो, ठीक है। तो जो सीरियस क्राइम्स होते हैं ना जिसमें गिल्टी माइंड्स की जरूरत है, तो वहां पे अगर लॉ साइलेंट है तो इस रिक्वायरमेंट को लॉ नहीं हटाएगा। तो हम पहले से ही एज्यूम करके चलेंगे, क्या एज्यूम करके चलेंगे कि किसी सीरियस क्राइम करने के लिए इंटेंशन का होना जरूरी होता है, ठीक है, भले ही लॉस को ना कहे। तो यहाँ पे होता है प्रिजम्पशन वाला कंप्लीट। अगर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, अभी जाना मत बिल्कुल भी, तो ये देख लेना कौन से इंपॉर्टेंट नोट आपको चाहिए। यहाँ पे लिंक आएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अगर इसके मैंने बनाए हुए हैं तो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, इस वाली प्लेलिस्ट से सारा बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना। एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बाय बाय।